विस्कोसिटी आप लोग कभी सुने होंगे, शायद नहीं भी सुने होंगे। विस्कोसिटी क्या होता है? इसको पहले समझने से पहले एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। कभी नदी के पानी को अगर आप बहते हुए देखिएगा, जैसे कोई नदी है, ठीक है? और उस पानी को अगर आप बहते हुए देखिएगा, आपको ये मालूम चलेगा कि नदी के पानी का ऊपर लेयर जो है, ऊपरी सतह का जो वेलोसिटी होता है, देखिए, ये मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है? ये नदी का क्रॉस सेक्शन है, ये नदी का टॉप व्यू नहीं है, बल्कि क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो कभी भी नदी के पानी को अगर आप देखिएगा, तो ऊपरी सतह का जो पानी है ना, उसका वेलोसिटी, उसका गति जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू निचले सतह का। मतलब कि नदी के अंदर जैसे-जैसे अंदर जाइएगा, वैसे-वैसे क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा, घटेगा, और जो बॉटम पे वेलोसिटी जो होगा, वो ना के बराबर होगा। मतलब अगर आप कोई नदी को देख रहे हैं ना, जिसमें बहुत तेज़ बहाव है, वो बहाव एक केवल आपको ऊपर में दिख रहा है। अंदर में भी होगा, लेकिन जैसे-जैसे आप अंदर और जाइएगा ना, तो वो बहाव का जो गति है, वो कम होते जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है? विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी कहने का मतलब है विस्कस फोर्स, समझिएगा मेरी बात को। ऐसा ये इसलिए हो पा रहा है बिकॉज़ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? अब विस्कोसिटी क्या होता है? तो विस्कोसिटी कहने का मतलब है विस्कस फोर्स कर दीजिए, विस्कस फोर्स। इसको लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिएगा, फिर हम लिखाएँगे। विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स क्या है? तो इस विस्कस फोर्स को हम लोग फ्लूइड फोर्स भी कहते हैं। फ्लूइड फोर्स भी कहते हैं, फ्लूइड फोर्स भी कहते हैं। देखिए 2-3 नाम बता दिए। ये फोर्स है, फ्लूइड का फोर्स है, या इसको बोलिए विस्कस फोर्स, या इसको इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। आप समझते हैं विस्कोसिटी क्या होता है? चलिए अब थोड़ा-सा लिखाते हैं आपको। मेरे साथ-साथ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर। हो गया ना? ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा समझिएगा इसको, ठीक है? देखिए हम क्या बताएँ? हम बताएँ कि विस्कोसिटी जो होता है हमारा, वो एक विस्कस फ़ोर्स है। विस्कस फ़ोर्स क्या हुआ? विस्कस फ़ोर्स हुआ पानी के लेयर के बीच में लगने वाले फ़ोर्स को क्या बोलेंगे? विस्कस फ़ोर्स। अब ये फ़ोर्स करता क्या है? ये फ़ोर्स जो है, अपने एक से दूसरे लेयर को क्या करता है? अपोज़ करता है, मतलब रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज़ करता है। और इसी वजह से किसी भी नदी के पानी को अगर आप अच्छे से देखिएगा, स्टडी कीजिएगा, तो आपको मालूम चलेगा कि नदी के ऊपरी सतह का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और जैसे-जैसे नदी के आप निचली सतह पे जाइएगा, तो आपको वेलोसिटी क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज़ ऑफ विस्कस फोर्स, बिकॉज़ ऑफ विस्कोसिटी, जो कि पानी के डिफरेंट लेयर के बीच में डेवलप हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये दिखा रहे हैं क्या? ये डेप्थ ऑफ रिवर दिखा रहे हैं। ये डेप्थ, ये टॉप व्यू नहीं है, ये रिवर की गहराई है, वाई, ठीक है? हम क्या किए, एक यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल, इसको बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं हल्का-सा, इसको कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है? तो वेलोसिटी प्रोफाइल को देखकर आपको ये मालूम चलता है कि जो डेप्थ y है, इस y डेप्थ में मेरा वेलोसिटी किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो आप इसको देख के मालूम चल रहा है कि निचली सतह पे जब 0 है, तो मेरा वेलोसिटी ना के बराबर है। लेकिन जैसे-जैसे हम सतह के ऊपर जा रहे हैं, तो हमको वेलोसिटी क्या देखने को मिल रहा है? ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब वेलोसिटी में वेरिएशन क्यों हो रहा है? सवाल आता है कि वेलोसिटी में वेरिएशन क्यों हो रहा है? तो वेलोसिटी में वेरिएशन इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ ऑफ विस्कोसिटी, बिकॉज़ ऑफ विस्कस फोर्स। अब देखिए हम इसको कैसे समझाने के तौर पे देखिए समझिए। हम क्या किए ना कि फ्लूइड के कोई 2 लेयर को ले लिए, बहुत 2 लेयर। आप लेयर अब यहाँ सोचने में थोड़ा ताज्जुब लगा कि लेयर हम कैसे ले सकते हैं? लेकिन हम लेयर ले लिए, हम अज़्यूम किए कि फ्लूइड का 2 लेयर, बहुत माइन्यूट लेयर हम ले लिए। एक लेयर हम ये लिए, देखिए, एक लेयर हम ये लिए और दूसरा लेयर हम ये लिए।
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, dy। देखिए कभी भी हम जब भी कोई चीज को dy से डिनोट करते हैं, इसका मतलब वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। y इसका टोटल डेप्थ है, और जब भी उसमें dy लगा देते हैं तो वो बहुत छोटा हो गया, ठीक है। तो ये दो लेयर को हम फिर यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दो लेयर लिए और इसको हम यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों लेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, dy, ठीक है। अब अगर ये जो लेयर है, नीचे वाला लेयर अगर v वेलोसिटी से मूव करेगा, तो ऊपर वाला लेयर क्या करेगा, v वेलोसिटी से मूव करेगा कि उससे थोड़ा ज्यादा करेगा? जाहिर सी बात है कि उससे थोड़ा ज्यादा करेगा। क्यों ज्यादा करेगा? क्योंकि हम ये आपको बता दिए कि वेलोसिटी जैसे जैसे डेप्थ नीचे जाएंगे वेलोसिटी कम होगा। अगर ये v से मूव कर रहा है, ये v प्लस डेल v से मूव करेगा। ये बात समझ में आया क्यों मूव करेगा? अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यहाँ पे कौन डेवलप कर रहा है? ये जो टाउ देख रहे हैं ना, ये टाउ, ये टाउ यहाँ पे क्या है? टाउ यहाँ पे क्या है? शियर स्ट्रेस। टाउ यहाँ पे क्या है? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस करने का मतलब एक तरह का शियर फोर्स। ये क्या हो रहा है? एक शियर स्ट्रेस करने का मतलब है एक तरह का शियर फोर्स, एक तरह का अपोजिंग फोर्स लग रहा है लेयर के बीच में, और इसी अपोजिंग फोर्स के कारण क्या हो रहा है? वेलोसिटी के बीच में अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यही बात है, यही रीजन है कि कोई भी नदी के जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर का जो वेलोसिटी है अलग अलग है। ये बात समझ में आया कि नहीं सबको? किसी को कोई डाउट? हम इसमें भी और बताएंगे। किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे समझिए, जो मेरा टाउ है, जो मेरा टाउ है, हाँ टाउ मेरा क्या है? टाउ को हम क्या बोले? टाउ जो है मेरा वो है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस। और du मेरा क्या है? du जो है, ये du, इसको मान लेते हैं du, इसको मान लेते हैं u, ठीक है। ये du क्या है मेरा? ये du जो है वो डिफरेंस इन, du जो है वो क्या है? डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर। दो लेयर के बीच में, दो लेयर के बीच में वेलोसिटी का अंतर ही क्या है मेरा? du है। du मेरा क्या है? तो डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर। और dy मेरा क्या है? dy क्या है? तो dy जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर है। डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर। थोड़ा सा पता नहीं कभी कभी, ठीक है। इसको लिख लीजिए जल्दी से, हम आपको और लिखाते हैं थोड़ा सा। लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अनुसार, न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है? वो कहता है कि शियर स्ट्रेस जो होता है ना, जो डेवलप हो रहा है, शियर स्ट्रेस किसी भी दो लेयर के बीच में जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। शियर स्ट्रेस टाउ जो है वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब du अपॉन dy। मतलब टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy। और हमको मालूम है कि किसी भी चीज में प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म लाते हैं जिसको कोई भी कॉफिशिएंट कह सकते हैं। तो यहाँ इसको भी हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म लाएंगे जिसको लिखेंगे म्यू। अब म्यू क्या है तो हम बताते हैं आपको म्यू क्या है। म्यू जो है हमारा वो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसी को हम लोग, और इसी को हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं। और इसी को हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा, मतलब म्यू क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि टाउ बराबर टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। ये आपका क्या हो गया? डायनेमिक विस्कोसिटी।
कोई बता सकते हैं कि कॉफिशिएंट क्या होता है? क्या किसी को मालूम है कि हम लोग कॉफिशिएंट क्या होता है और कॉफिशिएंट ही कांस्टेंट क्यों होता है? चलिए ठीक है। कॉफिशिएंट देखिए क्या होता है ना, कॉफिशिएंट एक कांस्टेंट टर्म इसलिए होता है ना, क्योंकि कॉफिशिएंट वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि लिक्विड क्या है, लेकिन वो कॉफिशिएंट उस लिक्विड के लिए फिक्स होता है। जैसे वाटर का कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग होगा, ऑयल का कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग होगा, अल्कोहल का कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग होगा, लेकिन उस अल्कोहल के लिए कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो वैल्यू होगा वो उसके लिए तो पूरा फिक्स होगा, मतलब उसमें वो वैरी नहीं कर सकता है। अल्कोहल के लिए अगर 0.4 है तो 0.4 ही रहेगा। ठीक है, अगर वाटर के लिए 0.6 है तो 0.6 ही रहेगा, मतलब वाटर के थ्रू आउट द लेंथ कहीं पे भी आप जाइए तो वाटर के लिए जो कॉफिशिएंट विस्कोसिटी है वो फिक्स्ड है, इसीलिए उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डायनेमिक विस्कोसिटी, और इसी को हम लोग विस्कोसिटी भी कहते हैं। अगर आपको विस्कोसिटी जानना है कि क्या कौन विस्कोसिटी होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी ही हमारा मेन विस्कोसिटी, या इसको कहिए विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं हम, कंफ्यूज कंफ्यूज वाला बात बताते हैं क्या कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सुनिए मेरा बात। जो विस्कोसिटी है ना उसको दो भागों में बांटा गया है, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। लेकिन जो डायनेमिक विस्कोसिटी होता है ना वही मेरा एक्चुअल में डेफिनेशन होता है किसका, विस्कोसिटी का। मतलब कह सकते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी दोनों एक ही चीज है। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी और मेरा विस्कोसिटी एक ही चीज है। हम बोले कि विस्कोसिटी को दो भागों में बांटा, डायनेमिक और काइनेमेटिक। लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी का डेफिनेशन जो है, जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वही एक्चुअल में विस्कोसिटी है, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी अलग है, वो हम बता देंगे क्या है। ठीक, लिखिए। अच्छा बताइए, कोई बताइए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? अगर हम इसका ऐसा यूनिट पे देखने की बात करें तो हमको यहाँ पता चलता है कि ये टाउ क्या है मेरा। अच्छा यहाँ लिखते हैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। टाउ जो है मेरा, वो है मेरा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस क्या होता है? तो वो होता है शियर फोर्स अपॉन एरिया होता है। शियर फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमको यहाँ से ये पता लगा कि टाउ को रिप्रेजेंट, टाउ का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन डी यू मेरा क्या है, तो डी यू मेरा डिफरेंस इन वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो मीटर। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और और डी वाई मेरा क्या है, तो डी वाई मेरा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं, तो मीटर में। तो हमको यहाँ से इसका वैल्यू पता चला, इसका पता चला, इसका पता चला, तो यहाँ से हम चाहे तो इसका यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे यूनिट अगर हमको निकालना हो कि म्यू क्या होगा, तो म्यू को लिख सकते हैं क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर। तो यहाँ से इसको कीजिएगा तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन 1/सेकेंड। तो इसको जब कीजिएगा तो क्या होगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया, एसआई यूनिट। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट किसका, एसआई यूनिट किसका, एसआई यूनिट डायनेमिक विस्कोसिटी का, एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। तो क्या हो जाएगा मेरा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया ना कैसे आया, किसी को डाउट क्या कैसे आया? नो सर। सर इसको तो पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं ना? पास्कल सेकेंड लिख सकते हैं, पास्कल सेकेंड, पास्कल पास्कल क्या होता है पहले हमको ये बताइए। न्यूटन पास्कल पर किसका यूनिट, मीटर। पहले हमको ये बताइए। हाँ, पास्कल क्या होता है, तो पास्कल जो होता है वो मेरा प्रेशर होता है ना, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, और प्रेशर का यस मतलब सर। न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा, गुड। इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत अच्छा, सही बोल बोले, इसको क्या लिख सकते हैं, पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं, मतलब पी ए एस, पास्कल सेकंड, बहुत अच्छा। क्योंकि पास्कल क्या होता है, तो पास्कल जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर के बराबर, पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह हम लिख दिए पास्कल, और सेकंड तो था ही। गुड। लिख लीजिएगा तो बताइएगा, और किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत मतलब पूछिएगा, सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, ये कैसे कर दी। ठीक है, पूछ सकते हैं।
लिख लिए क्या? नहीं सर, हो गया। ठीक है, सब लोग लिख लिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, पेज चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए। देखिए, हम ऐसा यूनिट में क्या बताएं कि ऐसा यूनिट में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे कि इन सीजीएस यूनिट क्या होगा, इन सीजीएस, आपको पता है सीजीएस ये भी एक यूनिट है, ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम है, ये सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड है, ठीक है। इसमें इसमें कैसे लिखते हैं, इन सीजीएस सिस्टम में कैसे लिखते हैं इसका, इन सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन सेकेंड डाई पर सेंटीमीटर क्यूब। डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि नीचे हम, क्योंकि वहाँ मीटर स्क्वायर है ना, तो क्यूब कैसे हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बोले, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। ठीक है, देखिए कौन अभी ज्वाइन हो रहा है। ठीक है। देखिए, डाइन्स डाइन्स सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वन पॉइस। मतलब अगर बात करें वन डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वन पॉइस। मतलब इसको एक नाम दे दिया रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। और अगर हमको सीजीएस यूनिट और ऐसा यूनिट में रिलेशन देखना हो तो क्या से निकलेगा, किसी को पता है क्या कि न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन है? जैसे अगर हम पूछें कि 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होगा, कोई बताइए तो। 10 की पावर 5 डाइन। बिल्कुल सही, 10 टू द पावर 5 डायन। और 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल। तो अगर आप इसको, अगर इसमें आप रिलेशन निकालना चाहें कि मेरा वन पॉइस कितना होगा या वन डाइन कितना होगा, तो क्या रिलेशन निकलेगा? जैसे देखिए, हम अगर लिखना चाहें कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या, 10 टू द पावर 5 डाइन सेकेंड। और मीटर स्क्वायर को लिखना है तो क्या करेंगे, 100, और 100 के क्या होगा, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या है, इसको कैसे होगा? नो सर। नहीं। तो ये क्या क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, 10 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हमको एक रिलेशन पता चला, वो पता ये चला कि 1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या कह दीजिए 10 पॉइस, जो आपको कहने का मन। तो ये एक आपका रिलेशन याद रखिए। मतलब एसआई, सॉरी, सीजीएस यूनिट में जो है ना, सीजीएस यूनिट को ही हम लोग पॉइस भी कह सकते हैं, मतलब डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आप पॉइस भी कह सकते हैं, एक नाम नेमिक्लेचर दिया है पॉइस, ठीक है, ये याद रखना है। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है कभी कभी। अब जो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा वो दीजिएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी।
लिख लीजिएगा तो बताइएगा। यस सर, हो गया। ठीक है। सर नहीं लिखे, थोड़ा सा बचा है। ठीक है, लिखिए। हो गया सर। ठीक है। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। इसका भी उसी तरह डिराइव होता है, लेकिन डिराइव वगैरह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। Oops. सेम बात है, उसको घुमा के लिख दिया है, ठीक है। आपसे रिलेशन पूछ सकता है एग्जाम में।
इधर भी थोड़ा स्टैंडर्ड वैल्यू लिख दीजिए थोड़ा सा, अगर जगह मिल रहा है तो। यहाँ पे हम डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब म्यू ऑफ वाटर। वाटर का जो म्यू लिया गया है ना, सेंटीग्रेड। बस ये थोड़ा जानकारी है कि वाटर और एयर का क्या होता है, क्योंकि वाटर और एयर ही जो है ना मेरा स्टैंडर्ड फ्लूइड है। कल ही बताया था क्लास में कि देर आर ओनली टू स्टैंडर्ड फ्लूइड। लिक्विड में हम लोग वाटर को मानते हैं, और एयर में हम लोग, सॉरी गैसेस में हम लोग एयर को मानते हैं, और इन सम स्पेशल केस हम लोग हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड एयर के तौर पे मानते हैं। तो इसीलिए वाटर और एयर का हमको ये जानना जरूरी है कि क्या उसका डायनामिक विस्कोसिटी क्या है और उसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, लिखिए क्या। Yes, sir. यस ठीक है, थोड़ा सर। ठीक। अब देखिए हेडिंग दी थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लिखिए क्या सब लोग। लिखा हुआ हो गया सब लोग का, अभिषेक। यस सर। ठीक है, चलिए समझ लीजिए इसको जल्दी से। देखिए, हम अभी दो दो वर्ड बताए थे। पहला बताया डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, दूसरा बताया काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है।
तो डायनेमिक विस्कोसिटी सबको समझ में आ गया कि विस्कोसिटी एक तरह का मेरा फोर्स होता है जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं, जो कि लिक्विड के डिफरेंट डिफरेंट लेयर के बीच में लगता है, एडजेसेंट लेयर के बीच में लगता है, और इसी कारण से जो मेरा वेलोसिटी में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ओवर द डेप्थ ऑफ वाटर, मतलब पानी के अंदर जैसे जैसे आप अंदर जाइएगा वैसे वैसे क्या होगा, वेलोसिटी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वे बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। तो यही विस्कोसिटी को हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते थे। अब उसके बाद था काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से डिवाइड कर दीजिए, तो उसके बाद जो विस्कोसिटी देखने को मिलेगा वो विस्कोसिटी कहलाएगा आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट तो लिखा हुआ है, इन सीजीएस यूनिट में इसको स्ट्रोक कहते हैं, मतलब सीजीएस यूनिट में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, स्ट्रोक, मतलब वन स्ट्रोक है, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और यहाँ रिलेशन यहाँ पे 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद हमको पता है कि जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है ना, वो वाटर और एयर ही होता है। तो वाटर के केस के लिए आपके पास जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसका वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, और एयर के लिए 1.5 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये बात तो सब समझ ही गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बात है इसको समझिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। क्या है क्वेश्चन, क्या है इसमें, तो यहाँ पे बोलता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट हो रहा है मेरा डायनेमिक विस्कोसिटी पे और काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे। तो जो भी इफेक्ट है वो उस इफेक्ट को हम या तो हम लिक्विड पे चेक करेंगे या तो हम एयर पे चेक करेंगे। ठीक है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको समझिए। इनवर्सली प्रोपोर्शन कहने का मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है ना तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा। जैसे डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा, घटेगा। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या होता है, मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है ना तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। बस ये समझ में आना चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए, लिक्विड के केस में अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका विस्कोसिटी क्या होगा, घटेगा। लेकिन एयर के केस में अगर तापमान को अगर बढ़ाएंगे तो उसका विस्कोसिटी क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। अगर उसको तापमान को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि अगर आपसे सवाल अगर कोई पूछता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो आपका उससे क्या सवाल होगा कि लिक्विड का पूछ रहे हो कि गैस का पूछ रहे हो। अगर लिक्विड का पूछ रहे हो तो घटेगा, अगर गैस का पूछ रहे हो तो बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं। हेलो। यस सर। ठीक है। वही अगर बात करें काइनेमेटिक विस्कोसिटी में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो लिक्विड के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगा, घटेगा। लेकिन गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि बताओ अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप उससे क्या सवाल कीजिएगा, लिक्विड का कि गैस का। अगर लिक्विड का बात कर रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से घटेगा, लेकिन अगर गैस की बात कर रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ेगा। ठीक है। उसी प्रकार से प्रेशर का देखिए, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, तो प्रेशर का इफेक्ट जो है डायनेमिक विस्कोसिटी के केस में, लिक्विड के केस में कांस्टेंट है, मतलब कि प्रेशर बढ़े चाहे घटे, डायनेमिक विस्कोसिटी जो है लिक्विड का क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन गैस के केस में अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये बस काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अगर लिक्विड के केस में क्या होगा, अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब वो फिक्स रहेगा, बढ़ाइए चाहे घटाइए वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है, फिक्स रहना, मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन गैस के केस में क्या होगा, अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या